Hello everyone. Now I am going to start this second day class. Okay. Actually, yesterday we had discussed about the money, inflation, and real rate of return. Let me Okay. revise the earlier yesterday concepts, what I discussed on inflation. Inflation actually इसको सबसे ज्यादा important है इन्फ्लेशन को समझना. इन्फ्लेशन पे ही सारे एसेट क्लास डिपेंड करते हैं. इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में. सपोज जब 25 साल 30 साल पहले हमारे स्कूल की फीस होती थी 100 रुपीज पर मंथ, और आज के डेट में स्कूल फीस है 3500 4000 5000 रुपीज. स्कूल्स में चार्ज करते हैं. तो ये जो प्राइस इंक्रीज की हुई है 100 से 3500 4000 40 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. ये इफेक्ट है इन्फ्लेशन का. उसी तरह से जो हमारे खाने पीने की चीजें थी, जो हमारे बाप दादा बोलते थे कि हम तो घी खाए हुए हैं 4 रुपए किलो का 5 रुपए किलो का, आज के डेट में घी की प्राइस है 500 रुपीज पर केजी. तो ये 100 रुपीज का जो मल्टीप्लिकेशन हो गया है प्राइस में, ये ड्यू टू इन्फ्लेशन है. तो हमारी हर चीज, हमारी जितने भी एक्सपेंसेस हमारी लाइफ के हैं, सारी चीजें इंक्रीज कर रही हैं हर साल. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. कि वो इन्फ्लेट करता है. इन्फ्लेशन वर्ड बना है इन्फ्लेट से. इन्फ्लेट मतलब इंक्रीज होना. तो जो भी प्राइस है पिछले साल उससे इंक्रीज की, तो इन्फ्लेशन. और मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है अप टू 5% 6%, ये ग्रोइंग इकोनॉमी का एक सिम्टम है. जो इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसका मतलब है कि उस इकोनॉमी में डिमांड है. डिमांड बढ़ रही है. लोग ज्यादा कमा रहे हैं पैसे. लोग सुखी हो रहे हैं वहां पे. उनकी इनकम लेवल बढ़ रही है. तो वो क्या कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड को वो परचेज करना चाहते हैं, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा. ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है इन्फ्लेशन. और ये डिनोट करता है कि कंट्री इज ए ग्रोइंग कंट्री. जहां इन्फ्लेशन नहीं है, जहां पे डिफ्लेशन है, सपोज प्राइस कल थी कुछ और आज और नीचे आ गई, तो वो इकोनॉमी डी ग्रोइंग इकोनॉमी है. वो ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है. वहां पे ग्रोथ नहीं है उस इकोनॉमी में. क्यों? क्योंकि वहां पे जो इनकम लेवल है वो पहले से डाउन ही हो रहा है. वहां के जो भी सिटीजन्स हैं, पर कैपिटा इनकम जो है या तो स्टैग्नेंट है या डाउन है, या वहां की जो पॉपुलेशन है दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर मनी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ लग्जरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ नेसेसिटीज. और इसके लिए वो डिमांड ही नहीं वहां पर है. डिमांड नहीं होगी तो प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी. प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी तो वहां डिफ्लेशन आ जाएगा. और इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी. सो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अभी सारी चीजों की, कि इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री. और यहाँ पे ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड की ऑलमोस्ट टॉप जीडीपी ग्रोथ रेट्स में से एक है. आई थिंक सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया. आज भी ये 6% 7% के अराउंड ग्रो कर रही है. और चूंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसका मतलब पर कैपिटा इनकम भी लोगों का ग्रो कर रहा है. और दे आर actually ready to expense their money because they are earning better than last year. तो डिमांड उस प्रोडक्ट की और ज्यादा बढ़ रही है. जितने ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो पहले उस एक्सपेंस को अफोर्ड नहीं कर रहे थे, आज के डेट में उस एक्सपेंस को अफोर्ड कर रहे हैं. तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है. डिमांड बढ़ने से प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगी. आप देखो इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में प्राइस इतनी हाइक कर गई थी कि कहना नहीं. वो बिकॉज ऑफ सम न्यू मॉडल एक्चुअली केम, बिकॉज ऑफ फिजिक्स वाला बाइजू एंड ऑल. दैट्स वाई एजुकेशन का प्राइस लेवल थोड़ा डेमोक्रेटाइज हुआ, थोड़ा नीचे आया.
लेकिन पहले तो प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी। आज भी स्कूल्स की जो फी है, रेगुलर स्कूल्स की, वो जहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, उसकी प्राइस एवरी ईयर इंक्रीज कर रही है। और वही आप 20 इयर्स 30 इयर्स बैक जाके देखेंगे तो वो प्राइस बहुत कम थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड पीपल आर क्रिएटिंग, एंड उसके कारण प्राइस इंक्रीज कर रही है। और इसी को, यही मेरे को इन्फ्लेशन के रूप में दिखता है। इसी इसी टर्म को एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लेशन में। अब क्या है कि हमारे पैसे उस इन्फ्लेशन को बीट करने चाहिए, तभी हम सेव कर पाएंगे। सपोज हमारे पास 1 लाख रुपए थे, और 1 लाख रुपए में हमारा सारा एक्सपेंस हम कर लेते थे, और नेक्स्ट ईयर हमारा वो एक्सपेंस जो है अब 1 लाख से 1,10,000 हो गया। जिस भी चीज की प्रोडक्ट प्राइस थी, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे हेल्थ केयर कॉस्ट हो, या फिर मेरे एजुकेशन कॉस्ट हो, या फिर मेरे डेली नेसेसिटीज में कोई भी एक्सपेंस हो, ट्रांसपोर्ट का खर्च हो, किसी भी तरह का, हमारी डेली लाइफ में किसी भी तरह का खर्च है, तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज कर रही है। तो वो सपोज करो 1 लाख से 1,10,000 हो गई। अब मेरी इनकम भी, वो 1 लाख पहले जो थी पिछले साल, वो 1,10,000 से ज्यादा होगी, तभी मैं सेव कुछ कर पाऊंगा। अगर 1,10,000 से कम होगी, तो क्या पता चला मैं शॉर्टफॉल में चला गया। मेरा क्या होगा कि मेरे को एक्सपेंसेस में अब कट करना पड़ेगा। पहले मैं जिस मेरे को खाने के लिए जो चीज मैं फ्रूट्स खा रहा था, अब थोड़ा एक फ्रूट कम खाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को तो मेरी इनकम ही कम हुई है, 1,09,000। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि इन्फ्लेशन रेट अगर सपोज करो किसी भी चीज का 8% है, और आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है अपने इनकम को, जो 7% का रिटर्न दे रहा है या 6% का रिटर्न दे रहा है, तो अगले साल वो प्रोडक्ट जिसमें भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 6% से अगर ग्रोथ आती है, तो वो 1,06,000 हो गया। लेकिन एक्सपेंस जो है वो 1,10,000 है, तो आपका शॉर्टफॉल हो गया 4,000। तो बेसिकली आपका रियल रिटर्न जो है वो निगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। और हमारी सारी जद्दोजहद जो है इन्वेस्ट करने की, वो यही है कि हम पॉजिटिव रियल रिटर्न कमाएं किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। सपोज करो हम जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आज के डेट में अगर आप निकालोगे ना, जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ 100 से, या फिर निफ्टी स्टार्ट हुई, जहां भी बेस जो लिया जा रहा है वो 100 का लिया जा रहा है, और आज जिस भी लेवल पे है, तो आप उसका कैगर निकालेंगे ना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कि हर साल वो कितने से ग्रो कर रही है, तो इक्विटी जो है उसका ग्रोथ रेट निकल के आएगा 15%, 14%। और हमारी इन्फ्लेशन किसने ग्रो कर रही है? 6% से। तो वो बीट कर रही है, वो 8% 9% से बीट कर रहा है। तो इक्विटी क्लास इसीलिए कहा जाता है कि इट विल जनरेट द रियल रिटर्न। लेकिन उसके साथ क्या है, इक्विटी के साथ मेरे को वोलेटिलिटी मिलती है। वोलेटिलिटी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन की तरह, एफडी की तरह मेरा पैसा पर डे इंक्रीज ही करेगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। इक्विटी में वैसा नहीं है। इक्विटी क्या है कि आज आपने 1 लाख रुपए डाले हैं, तो एक महीने के बाद वो 90,000 भी हो सकता है। 90,000 क्या, वो 50,000 भी हो सकता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, वो वोलेटिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है उस प्रोडक्ट की। और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट मेरे को 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स में 14 to 15%, 13% रिटर्न जनरेट करता है। तो हमारा पूरा कहानी ये था कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी परचेजिंग पावर को रिड्यूस करता है। बिकॉज हम अगर लाख रुपए, अगर उसको पुश ना करें, वो कैश जो है हमारे घर में 1 लाख रुपया है, और मैं उसको पुश ना करूं, कहीं इन्वेस्ट नहीं करूं, उसको अपने घर में रखे रहूं, अपने हाथ में रखे रहूं, अपने पॉकेट में रखा रहूं, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि हमारी एक्सपेंस जो है वो 1 लाख से 1,06,000 हो गई,
और मेरे पास जो कैश में पड़ा हुआ पैसा वो घर में 1 लाख रुपए ही रह गया। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो 6,000 जो मैं स्पेंड करने वाला था किसी अदर चीजों में, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कि 6,000 से मेरा अब जो मेरी नेसेसिटी है किसी चीज के लिए, उसको मन मार के खत्म, उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास अब 1 लाख रुपए रह गए। अगले साल क्या होगा कि वो 1,10,000 था, वो 1,20,000 हो गया। और अगर आपने स्टिल कैश में रखा हुआ है वो 1 लाख रुपया, तो फिर क्या होगा कि फिर अगर 20,000 से शॉर्टफॉल हो गया, तो हर साल ये शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा। और पता चल रहा है 10 साल के बाद वो 1 लाख रुपया कोई फायदे का नहीं है, वो तो बेकार हो गया आपका। वो इसलिए बेकार हो गया क्योंकि जो आप नेसेसिटी जो कंज्यूम कर रहे थे वो 1 लाख वाली, वो तो हो गई है आज के डेट में 10 साल के बाद 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और आपके पास है 1 लाख रुपए। तो पता चला कि आपको जो खाने में जो आप हर चीजें खा रहे थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और जो भी थोड़ी सी कॉस्टली चीजें, आप सपोज करो पहले घूमने का प्लान करते थे कि ओके मेट्रोज जाएंगे या फॉरेन जाएंगे। अब आप बोलोगे अच्छा बगल में राजगीर घूम के आ जाते हैं, बगल में किसी अपनी लोकल सिटी में घूम के आ जाते हैं। पहले मल्टीप्लेक्स में जा रहे थे, अभी चलो सिंगल स्क्रीन में देख लेते हैं। अभी एंटरटेनमेंट का जो बाहर एंटरटेन कर रहे थे उसको घर पे ही एंटरटेन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक्सपेंस को धीरे धीरे रोकना शुरू कर दोगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कैश में रहने का। कैश तो है आपके पास, आपको लग रहा है मेरे हाथ में कैश है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर जो है उस कैश की, सामान को खरीदने की, वो डे बाई डे कम होती जा रही है। तो ये जो मेरी लाइन है ना, राइज इन प्राइसेस reduces द परचेजिंग पावर, तो यही है कि जो हमारे पास कैश जो है उसकी परचेजिंग पावर घटती जाती है। बिकॉज कि एक्सपेंस जो है वो एवरी ईयर इंक्रीज करता जाता है। ये तो ग्रो कर रहा है, लेकिन आपका जो कैश है वो कांस्टेंट है। जो आपने कैश 1 लाख रुपए रखा था वो 1 लाख रुपए है। और वो 1 लाख रुपए, और ये 10 साल के बाद भी लाख ही रुपए रहेगा आफ्टर 10 ईयर्स। समझे? और लेकिन ये 1 लाख रुपया ये रुकने वाला नहीं है। ये इसको नहीं पता कि आप, अरे, ये 1 लाख रुपए आपके जो एक्सपेंस वाले हैं वो बेसिकली इंक्रीज होके 10 साल के बाद पॉसिबल है कि 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो आपका अब परचेजिंग पावर जो कैश का था 1 लाख रुपया, वो बेसिकली घट रहा है। अब आपको 1 लाख रुपए हैं और खर्च करने हैं आपको 2 लाख रुपए। अब आप क्या करोगे कि इसी को आप कम कर दोगे। जो एक्सपेंस है वो बोलोगे कि मेरे को एक्सपेंस नहीं करना है जी, मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसी को मेंटेन करने के लिए अब आपको क्या करना है, इस कैश को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस ये मिलेंगे। सबसे पहले तो आप कैश में रख सकते थे, वो कैश रिटर्न जो है 0% दे रहा है। उससे बेटर रिटर्न आपको एफडी देती है, वो 6%। एक और बीच में आ जाता है प्रोडक्ट, सेविंग्स अकाउंट में आप रख सकते हो। तो सेविंग अकाउंट आपको जो रिटर्न दे रही है वो दे रही है, वो 3% का रिटर्न देती है। और उसके बाद आप आ जाते हो तो गोल्ड में। गोल्ड आपको जो रिटर्न दे रही है वो देती है अराउंड 8 to 9% का रिटर्न देती है कैगर बेसिस पे। और उसके बाद आपको रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट भी आपको अराउंड
रियल एस्टेट भी आपको करीब करीब 9% का रिटर्न देता है। तो बेसिकली हो गया। और इक्विटी जो है, आपको इक्विटी ये आपको रिटर्न दे रही है ऑलमोस्ट 13% to 15% का रिटर्न। समझे? तो आपका कहाँ गया? जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके पास, जो भी एवेन्यू है रिटर्न के, जहां से आप इस कैश को यूज कर सकते हो कहीं भी डिप्लॉय करने में। एक दूसरी चीज भी है, बिजनेस भी है। आप अपना पर्सनल बिजनेस भी कर सकते हो, जहां भी पैसे लगाओगे वहां पे रिटर्न आपकी कुछ भी आ सकती है, 15% से लेके 150% कहीं भी जा सकती है वो रिटर्न। ठीक है? तो इसीलिए हर आदमी जो भी रिस्क ले सकता है, तो बेसिकली इसमें क्या है ना, जो कोई रिस्क नहीं ले सकता है, कुछ नहीं उसको पता है, कैश में बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा घर से बाहर निकल के बैंक में जा रहा है, तो वो क्या करेगा? सेविंग में डालेगा पैसे या एफडी में डालेगा अपने पैसे। वो उसके बाद अगर कोई और बेटर चीज में जाएगा तो गोल्ड खरीद लेगा। उसके बाद और कुछ होगा तो जमीन खरीद लेगा, रियल एस्टेट। और उसके बाद भी अगर कोई और थोड़ा सा रिस्क लेने का तैयार है तो वो इक्विटी की तरफ मूव करेगा। उससे भी ज्यादा जो रिस्क लेने के लिए तैयार है वो बिजनेस की तरफ मूव करेगा। तो आप ये देखो कि ये पूरी चेन में रिस्क एक्चुअली बढ़ता जा रहा है, रिटर्न भी बढ़ रहा है। रिस्क अगर बढ़ रही है तो रिटर्न भी आपकी बढ़ रही है। तो पॉसिबल ये है कि आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो आप रिस्क लोगे तो 90,000 भी हो सकते हैं, और 1,90,000 भी हो सकता है। करेक्ट। लेकिन लाइफ का नाम है ग्रोथ। अगर हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा तो हम एज ए डेड पर्सन की तरह रहेंगे। करेक्ट। हम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे कि अच्छा एक्सीडेंट हो जाएगा जी, तो हम कुछ भी नहीं सीखेंगे दुनिया के बारे में। रिस्क तो है घर से बाहर निकलने में, आराम से घर में बैठे रहो। तो वही वाली बात है, कैश में आप बैठे हुए हो तो कोई रिस्क नहीं है, घर बैठे रहो, लेकिन आपकी ग्रोथ रुक गई। सिमिलरली आप घर से बाहर निकलते हो, बच्चे बड़े होते हैं तो वो चलना फिरना नहीं आता है, गिरते पड़ते हैं, टूटते फूटते हैं, थोड़ा चोट लगता है, और वो लाइफ को जीना सीखते हैं कि अच्छा कैसे जी सकते हैं। करेक्ट। एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट में फेल होते हैं, पास होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव होते हुए वो ग्रो ही करते जाते हैं। सिमिलरली जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे निगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, धीरे धीरे हम उस बिजनेस में शार्प हो जाते हैं और उसके बाद हम उससे बहुत पैसा कमाते हैं। इक्विटी भी वैसे ही है कि जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारी लर्निंग फेज के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। स्टार्टिंग में हमें लॉस होएगा, और 2-3 साल आपके अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप धीरे धीरे 5-6 महीने के बाद आप जब एक्सपीरियंस हो जाते हो तो इक्विटी से बहुत पैसा कमा लेते हैं लोग। इक्विटी में भी, इक्विटी तो ये एक्चुअली जो मैंने बताया 13-15%, ये बेसिकली सेंसेक्स का रिटर्न, ये एवरेज मार्केट का रिटर्न। इसमें मार्केट में आप चुपचाप सेंसेक्स को देख रहे हो। अगर आप इंडिविजुअल शेयर को देखोगे तो वैसे वैसे शेयर है कि आपने अगर 1 लाख रुपए डाले होते किसी शेयर में, तो 10 साल में वो 28 करोड़ भी हो सकते थे, 50 करोड़ भी हो सकते थे। वैसे वैसे शेयर है मार्केट में कि आपको इस बिजनेस से भी ज्यादा रिटर्न देगा। तो शेयर्स भी एक्चुअली एक बिजनेस ही है। आप उस बिजनेस को समझते हो और आप समझ रहे हो कि अच्छा ये बिजनेस तो ग्रो करेगा, ये 1 लाख रुपए डेफिनेटली ग्रो होंगे। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा और मेरा शेयर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो रिस्क भी है कि जैसे आप अपने एक दुकान खोल रहे हो और वो चलेगी कि नहीं चलेगी, गॉड नोस। बट आप तो मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत करोगे तो चलेगी, आप पैसे कमाओगे। नहीं मेहनत करोगे, नहीं बिजनेस को समझ पाओगे, नहीं उसके प्रोडक्ट को समझ पाओगे, अपने कस्टमर को समझ पाओगे, तो बिजनेस फेल करेगा। वही है।
कि आप उस बिजनेस को थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते हो, इसी तरह से अप डाउन देखते हुए 2-3 सालों में आप बिजनेस को एवरी बारीकी को समझ लेते हो। बिजनेस की एक एक बारीकियों को समझ के जब आप करना शुरू करते हो तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, और आप प्रॉफिट कमाते हो। और उसके बाद जब बिजनेस अब आपकी समझ में आ जाता है तो आप बहुत पैसा कमाते हो, बहुत पैसा कमाते हो। और उस समय इन्फ्लेशन की बात ही छोड़ दो, इन्फ्लेशन तो ग्रो कर रहा है 6% से, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है 30, 40, 50% से, आपके पास बहुत पैसे हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा एम तो पैसा कमाना है ना। हम इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो बेसिकली पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, कि पैसे हमारे पास आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वो कैसे आ सकते हैं? तो आइदर इक्विटी, मतलब एफडी और बैंक को तो भूल जाना पड़ेगा आपको। एफडी और बैंक को भूलना पड़ेगा आपको, अगर आप रेस कमाना चाहते हो पैसे और सिर्फ सेफ रहना चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो पैसे कमाए ना कमाए मेरे पास पैसे होने चाहिए, दैट्स ऑल, तो वो बेकार हो गया, लाइफ बेकार हो गई। वो वो एक्चुअली हमारे दादा परदादा करें तो ज्यादा अच्छा है, हमारे पिताजी करें तो ज्यादा अच्छा है, जिन्होंने अपनी लाइफ जी ली है, अपने 60s 70s में है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ नहीं है, तो वो ठीक है। एफडी में पैसे रखते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं, उनके खर्चे कम है, उनकी रिक्वायरमेंट कम है, उनकी हर चीज में। और लेकिन हमारी तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। हम तो चाहते हैं कि दुनिया घूमे, हम तो चाहते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वेल एस्टेब्लिश्ड हों, हम उनको पढ़ाएं बड़े बड़े मतलब फॉरेन कॉलेजेस में पढ़ाएं, फॉरेन में पढ़ाएं, हम फॉरेन डेस्टिनेशन में हॉलिडे करने जाएं। तो उन सब जितने भी हमारी एस्पिरेशंस हैं उसको फुलफिल करेगा, तो वो 2-3 ये अदर देन एफडी, अदर देन एफडी करेगी। ये कैश से आपको हट जाना पड़ेगा, सेविंग से आपको हट जाना पड़ेगा, एफडी से आपको हट जाना पड़ेगा। किधर मूव करना पड़ेगा? रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी या बिजनेस। सीधी सी बात ये है, आप ऐसे समझ लो। और रियल एस्टेट और गोल्ड, इन सब में ये इजी है इन्वेस्ट करना, समझे? गोल्ड क्या है? गोल्ड तो आप सिंपली गए और परचेज कर लिया आपने, इन्वेस्ट हो गया, यहाँ तो कोई दिमाग ही नहीं लग रहा है। रियल एस्टेट थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बिकॉज ऑफ इंडिया। अदरवाइज फॉरेन कंट्रीज में रियल एस्टेट भी गोल्ड के जैसा ही है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि टाइटल सूट्स, कोर्ट के डिसीजंस बहुत डिले होते हैं, 30, 40, 50 ईयर से केस चल रहे हैं। दूसरा, हमारे टेनांसी राइट्स बहुत खराब हैं। रेंटर ने ले लिया तो अगर उसके मन में आ गया कि भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी खाली नहीं करनी है, तो खाली आप नहीं करवा सकते हो। ये लीगली उनको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है थ्रू कोर्ट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्ट करना ट्रिकी है। रियल एस्टेट में आप रियल एस्टेट खरीद के रख लो, रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ रही है, दैट्स ऑल। और उसमें भी पेपर्स हम अपने को वेरीफाई करने पड़ते हैं रियल एस्टेट में, बहुत ज्यादा। उसकी पोजीशन वेरीफाई करनी पड़ती है कि सामने वाला कोई आदमी, उसकी पोजीशन तो नहीं है। आप जमीन खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है? टाइटल चेक करनी पड़ती है कि जो आदमी बेच रहा है आपको, उसके पास उसका टाइटल है कि नहीं है। सिर्फ उसका टाइटल नहीं चेक करना पड़ता है, उसके पीछे कि उसने जिससे खरीदा है उसको सही टाइटल थी कि नहीं, उसके भी पीछे जाना पड़ता है कि उसकी टाइटल ठीक थी कि नहीं। और मैक्स मतलब आपको जाना पड़ेगा 1906, जब सर्वे हो रहा था, जब अंग्रेज खतियान बना रहे थे, जब अंग्रेज सारे जमीन की, सारे लैंड की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लैंड को रिकॉर्ड्स कर रहे थे, और उसके लिए वो पेपर बना रहे थे। और 1906 में एक सर्वे हुआ था अंग्रेजों का। बस इसी सर्वे के बेसिस पे सारी प्रॉपर्टी इवेलुएट होती है आज, आज भी। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं है आज के डेट में भी
कि वो जमीन की सर्वे करा सकें। ये अंग्रेजों ने करा लिया, और इसके कारण आज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट स्टिल जो भी हैं वो काफी कम हैं। अगर ये सर्वे नहीं होता 1906 का, और उसके पेपर नहीं होते, तो वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश कि कौन किस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो अल्टीमेटली हमें जब आज के डेट में हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो हमारे को लिंक डीड जितने भी बीच में सेल हुए हैं, वो सारी हम जिससे खरीद रहे हैं वहां पहुंचना पड़ता है, फिर वो किससे खरीदा वहां पहुंचना पड़ता है, वो किससे खरीद रहा है वो किससे खरीद रहा है, और लास्ट में मैं जाता हूँ 1906 के पेपर्स देखने के लिए कि ओके, ये प्रॉपर्टी इसके नाम से अंग्रेजों के रिकॉर्ड में थी कि नहीं थी, जो ये डीड यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ उसने इससे परचेज की कि नहीं की। और तब हम एस्टेब्लिश किए जाते हैं कि टाइटल सही से ट्रांसफर होते हुए आ रहा है कि नहीं, और आज जो हम खरीदने जा रहे हैं वो टाइटल रियली में जो बंदा बेच रहा है वो सही टाइटल होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रियल एस्टेट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। रियल एस्टेट में दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आपने खरीद तो लिया, अब उसको आप टेनांट देखकर आपने रेंट पे दे दिया, आपने एग्रीमेंट भी कर लिया, ठीक है, और एग्रीमेंट करके आप रेंट ले रहे हो, अचानक से टेनांट से आपकी लड़ाई हो गई, टेनांट को आपने बोला कि भैया खाली कर दे, टेनांट खाली नहीं कर रहा, कि मैं कहाँ जाऊंगा। उसको ये नहीं है, वो एक्चुअली उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, लेकिन टेनांसी राइट कहती है कि टेनांट का घर कैसे चलेगा। अगर वो इस जगह से निकल गया तो उसके घर उसके बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। इसीलिए वो लैंडलॉर्ड से खाली करवा के नहीं देता है, टेनांट को ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, उस वो खाली नहीं करवा सकता है उस प्रॉपर्टी को टेनांट से केस लड़के। आप इस बात को जान लो। तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम आई टाइटल की, और दूसरी प्रॉब्लम आ गई टेनांट की। तीसरी प्रॉब्लम, आपने सुना है ना एक कहावत, जर जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। तो जर जोरू जमीन की जोर के मतलब बोलते हैं कि पावर, पावर स्ट्रगल। हर आदमी जो पावरफुल है वो पोजीशन लेके बैठ गया, आपकी जमीन है, और वो किसी ने लठ लेकर या राइफल लेकर खड़ा हो गया कि भैया तू आएगा इस जमीन पे तो गोली मार दूंगा, ये मेरी जमीन है। अब आप जाओगे केस करने के लिए। इंडिया में केस इतने लंबे चलते हैं कि केस रिजॉल्व नहीं होता है, 30 40 50 ईयर से केस चल रहे हैं, समझे। तो वो बंदा, प्रॉपर्टी आपने खरीदी, लेकिन वो बंदूक लेके तैयार है कि मैं तो आपको प्रॉपर्टी पे चढ़ने नहीं दूंगा। तो आप करोगे क्या। तो रियल एस्टेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण बहुत लोग रियल एस्टेट को प्रेफर नहीं करते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। लेकिन स्टिल हम लोग चूंकि हमारी जनरेशन है, हमारे पिताजी को एक्चुअली इक्विटी समझ में आती नहीं है और किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो आइदर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड है क्या कि ये सिक्लिकल है। गोल्ड कभी भी कोई रिटर्न नहीं जनरेट करता है। आप गोल्ड को रख के घर में उससे कोई रेंट आप अर्न नहीं कर सकते हो, करेक्ट। गोल्ड कभी भी रेंट जनरेट नहीं करता है, कोई इनकम जनरेट नहीं करता है। ये इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं है। आप ये शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलती है, आप बिजनेस करते हो आपको प्रॉफिट आती है, आप रियल एस्टेट खरीदते हो आपको रेंट आता है, आप एफडी करते हो आपको इंटरेस्ट आता है। लेकिन गोल्ड से आपको किसी तरह का कोई इनकम नहीं आ रहा है। गोल्ड क्या है कि इकोनॉमी के अगेंस्ट चलता है। अगर इकोनॉमी खतरे में है वर्ल्ड की, जहां पर की अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है,
इकोनॉमी में पता नहीं चल रहा है कि यार ये बिजनेस, ये इकोनॉमी ग्रो करेगी नहीं करेगी। वर्ल्ड वार छिड़ने को है। कोई वार दो कंट्रीज के बीच में आ गया, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो उस समय गोल्ड की प्राइस इंक्रीज करती जाती है, बिकॉज लोग जो है वो सब समझ रहे हैं कि बिजनेसेस खत्म हो जाएगा, बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं वॉर में, लेकिन गोल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बिजनेस अगर लड़ाई हो गई तो आप क्या करोगे? अगर सपोज करो आप जिस एरिया में हो और किसी तरह की लड़ाई हो गई, बम फोड़ दिया, तो आप क्या करोगे? अब आप घर में बैठ के, अब बंकर में बैठ के अपनी लाइफ सेव करोगे। तो वहां पर बिजनेस चौपट हो गया। अभी कश्मीर में क्या हुआ कि आतंकवादियों ने टूरिस्ट को गोली मार दी। अब उनका बिजनेस सारा ठप हो गया। लेकिन उनके गोल्ड को कुछ होने जा रहा है क्या? गोल्ड को कुछ नहीं होने जा रहा है। रशिया और यूक्रेन के वार में सारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं मोस्टली, काफी ज्यादा लोगों के, जो इंडिविजुअल हैं वो घर में बैठे हुए सेफ्टी में हैं। लेकिन इसी सब सिचुएशंस में गोल्ड की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती है, और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट 2 इयर्स में गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। मेरे अनुसार से लास्ट 5 इयर्स में गोल्ड की प्राइस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है इंक्रीज। तो ये अनसर्टेनिटी के केस में गोल्ड को यूज करते हैं। तो हमने ये 3 एसेट क्लास डील कर लिया है, एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड, और अब हम मूव कर सकते हैं इक्विटी की तरफ और बिजनेस की तरफ। इक्विटी इज बिजनेस, नथिंग एल्स। अगर आप बिजनेस में एक्सपर्ट हो, इक्विटी उतनी जल्दी समझ में आएगी। समझे? आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, इक्विटी उतनी जल्दी समझ में आएगी। बिजनेस एक्चुअली, इक्विटी नथिंग बट अ बिजनेस। ओके। तो हम लोग उसी तरह से डील करेंगे। थोड़े थोड़े कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट, ये सब हम थोड़ा फास्ट डील करेंगे। हम लोग जल्दी से जल्दी इक्विटी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। आज का सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।